नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज की बात में आपका खास तौर पर स्वागत है। और चलिए फिर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में आजकल जो खबरें चर्चा में है, मारपीट की खबर हो या गिरफ्तारी की खबर हो, पूरी जो सियासत है वो गर्म है। कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं। तो सबसे ताज़ा घटनाक्रम जो है उसकी बात करेंगे हम। चर्चा में है बिरजू मयाल कल जिन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वो बुरी तरह से घायल हो गए। काशीपुर के बाद उनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और ऐसी खबर आई है कि उनके घुटने के नीचे दोनों पैरों में टाँके लगे हुए हैं, यानी कि वहाँ पर मांस फट गया था और अब वो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। तो चूंकि हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि मामला क्या है, तो इस पर हम आपको जरूर अपडेट देंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, यूट्यूब चैनल अगर आप चलाते हैं, ब्लॉगर हैं, कुछ आप अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ठीक तरह से करें, ऐसा हमारा मानना है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर खड़ा है और इसके नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सियासत हो रही है, मामला गर्म है। तो इससे उत्तराखंड क्रांति दल को क्या फायदा है, क्या एक मतलब मृत पड़ चुके संगठन में कुछ जान आएगी, ये तो कह नहीं सकते। क्योंकि 14 दिन की रिमांड पर है आशीष नेगी और आशुतोष नेगी। तो पहाड़ में जो है उबाल है, क्या खोया क्या पाया। उत्तराखंड बनने से पहले हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे और उत्तर प्रदेश के हिस्से के रूप में उत्तराखंड को एक अलग से बजट मिलता था पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल की कमिश्नरियाँ हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के दो कार्यालय थे और जहाँ पर बहुत बड़ी मदद आती थी विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। और अब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि पलायन को रोकने के लिए जिस राज्य का गठन किया गया वो राज्य आज पलायन की कगार पर है। पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी समस्या है, यानी कि अभी जो हम देख रहे हैं, जो मामला विधानसभा से शुरू हुआ और पहाड़ बनाम देसी के मुद्दे पर आ गया, तो सिर्फ एक ट्रेलर है। दरअसल पहाड़ को कुछ हासिल नहीं हुआ उत्तराखंड बनने के बाद। आज की तारीख में तो सारी जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो बता रही हैं। और निश्चित तौर पर पहाड़ की जो आबो हवा है, पहाड़ के जो पर्यटन स्थल हैं, पहाड़ के जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यावसायिक लोगों की नज़रें हैं और इस तरह की बात की है। पूर्व में त्रिभुवन चौहान जो चुनाव लड़े थे बद्रीनाथ से। तो कुल मिला के उत्तराखंड बनने से हमने क्या खोया क्या पाया, इस पर बात करेंगे। और बात करते हैं पहले बिरजू मयाल से शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आज की बात है, रात की बात है। दरअसल बिरजू मयाल पिछले एक महीने से सोशल मीडिया में खूब लोकप्रिय थे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं टीवी के मुकाबले, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी खबरें मिल जाती हैं जिनको टेलीविज़न चैनल्स कवर नहीं कर पाते या प्रिंट मीडिया वाले कवर नहीं कर पाते। जब देहरादून में धरने पर बैठे बिरजू मयाल, तो उनके समर्थन में उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी आ गए। उन्होंने उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया और बिरजू मयाल चर्चा में। रोजाना वो फेसबुक पर लाइव आकर कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहे और खूब लोग उनके वीडियो को पसंद करते रहे, क्योंकि वो एक नेचुरल वीडियो डाल रहे थे, थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो भी डाल रहे थे, कभी डांस भी कर रहे थे। तो एक किस्म से कह सकते हैं आप पिछले एक महीने से उत्तराखंड में या उत्तराखंड के लोगों की पसंद बन गए थे बिरजू मयाल। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहना है कि 90,000 से ज़्यादा उनके सोशल मीडिया या फेसबुक पर फॉलोअर थे। रामनगर से काशीपुर जा रहे थे बिरजू मयाल एक स्कूटी से, जैसी हमें जानकारी दी है वहाँ पर रहने वाले किसी ब्लॉगर ने। तो रामनगर से जब वो काशीपुर जा रहे थे तो रास्ते में उनको 2-3 लोग मिल गए। 2 लोग मिले संभवतः, और कहीं पर रुके होंगे तो उनसे बात की। उन्होंने कहा हम आपके फॉलोअर हैं और एक समस्या बताई उन्होंने ये बताया कि ये एक स्कूल है और स्कूल वाले अपनी बस जो है उनकी ज़मीन में खड़ी कर देते हैं, कृषि भूमि में खड़ी कर देते हैं। इसको लेकर वो बहुत परेशान है और एक नोटिस भी उन्होंने स्कूल प्रशासन को भेजा था, लेकिन स्कूल प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। और उनकी ज़मीन में मतलब खेती की ज़मीन में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिससे वो बहुत परेशान है। स्कूल वाले मान नहीं रहे। इस तरह का कुछ मामला है जिसको किसी ब्लॉगर ने अपने चैनल में डाला है। उसके बाद बिरजू मयाल सीधे स्कूल पहुंच गए और स्कूल प्रशासन के साथ उनकी मतलब टीचर के साथ किसी तनातनी होगी। नहीं, मुझे लग रहा है मैनेजमेंट से उनकी बात नहीं हुई, प्रिंसिपल से ऑनर से बात नहीं हुई और ये मामला गर्मा गया। उन्होंने सोशल मीडिया में अपने फेसबुक लाइव पे इसको चला दिया। उसके बाद वो निकल गए वहाँ से संभवतः, और रास्ते में ही कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर, संभवतः 8-10 लोगों ने घेर कर उनकी पिटाई कर दी बहुत बुरी तरह से। और बिरजू मयाल हालांकि बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं और हम किसी भी आरोप की पुष्टि तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो अस्पताल में है, उसकी भी जांच होगी। और जो बयान वो दे रहे हैं सीधे सरकार पर, ये पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कह रहे हैं। तो हम किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि भारत में कानून है, संविधान है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे एक्ट हैं। तो उस हिसाब से हिंसा जो उनके साथ हुई है हम उसकी आलोचना भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया में
यूट्यूब चैनल चला रहा है, फेसबुक पे कुछ डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, और अगर उसकी जो जानकारी है, उसका जो वीडियो है वो सही नहीं, तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास हर तरह के नियम कानून है, उनके तहत ही काम होना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर आप सोशल मीडिया में पॉपुलर है, आपके फॉलोवर है या आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, तो फिर आपको बहुत सारी गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए। बिरजू मयाल के साथ हमारी संवेदना है, और किसी भी इस तरह के मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा होना वास्तव में ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। और हमारा ये मानना है कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने बिरजू मयाल को इस तरह से बुरी तरह से घायल कर दिया, जो इस समय फिलहाल उत्तराखंड के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थे। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, इस पर हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वास्तव में कैसे करना चाहिए। बिरजू मयाल क्या पूरी तरह से हम उनको सही बता दें, इस पर हम समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी उत्तराखंड क्रांति दल में काफ़ी मतलब उबाल है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, कुछ नए नेता निकल कर आए हैं, तो वो इसके प्रति रोष व्यक्त कर रहे हैं। अब चूँकि कानूनी पहलू ये है, हमें ऐसी खबर मिली है कि जो भुवन सिंह कट है, जिन्होंने गैरसैंण में अनशन किया था, उन्होंने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ तो नियम हैं ही सरकार के, और पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट से उसे 14 दिन की रिमांड मिल गई है, और चूंकि अब 14 दिन तक तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें आप आत्मदाह भी कर लें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अब 14 दिन के बाद ही वो बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस बात का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिरजू मयाल की एक्टिविटीज़ थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। दोनों उत्तराखंड क्रांति दल के ऐसे युवा नेता कह सकते हैं आज के दौर पे कि जो उत्तराखंड क्रांति दल को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और काम भी कर रहे थे, और हो सकता है आने वाले समय में इसका उत्तराखंड क्रांति दल को फायदा भी मिले। 14 दिन की रिमांड होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और फिर कोर्ट में ये मामला जब पेश किया जाएगा तो फिर पुलिस को ये साबित करना होगा कि उन्होंने जो गिरफ्तारी की थी वो सही थी या नहीं थी। लेकिन फिलहाल 14 दिन तक इस पर जमानत हो नहीं सकती। तो भुवन सिंह कटहत को भी मैं ये कहना चाहेंगे कि जो नियम है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से भी 14 दिन से पहले उनकी रिहाई हो नहीं सकती। ये ज़रूर है कि ये कोर्ट तय करेगा कि पुलिस ने अगर उनको गिरफ्तार किया है रंगदारी के मामले में, तो क्या वाकई ये मामला ऐसा था कि जिसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, या उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, या कुछ और जानकारी लेनी चाहिए थी। ये कानून का विषय है, और जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही मालूम चलेगा कि मामला क्या है। ठीक इसी मुद्दे को लेकर हम बिरजू मयाल पर आते हैं। तो बिरजू मयाल जब पॉपुलर हुए, देहरादून में उन्होंने अनशन किया तो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो हमारे पर कोई बंदिश नहीं होगी, या हम कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए, ऐसा नहीं है। तो 90% बिरजू मयाल सही है। वो उत्तराखंड के पहाड़ के मुद्दों को लेकर अपने वीडियो लाइव डाल रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि 10% उनकी बहुत सारी टेक्निकल खामियां थी। यानी कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो पहले तो दरअसल होता क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो अब जब आप यूट्यूब में अपना एक फॉर्म भरते हैं या अपने को यूट्यूबर कहलाने के लिए, तो फिर उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं। आप ब्लॉगर हैं या न्यूज़ कंटेंट चला रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे फेसबुक यूज़ करने वाले जो ब्लॉगर होते हैं, वो व्यूज़ के लिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब यूट्यूब में एक स्पष्ट लिखा रहता है कि आप ब्लॉगर हैं तो आप ब्लॉगिंग करें, आप पहाड़ का, गांव का, नाचने का, गाने का, अपने घर का, आसपास का वीडियो डाल सकते हैं। अगर आप न्यूज़ कंटेंट डाल रहे हैं तो फिर आपको उसमें बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे मानना है कि 90% गलती उनकी है जिन्होंने बिरजू मयाल पर हमला किया। बिरजू मयाल के साथ क्या समस्या है टेक्निकली, वो हम कहेंगे। दरअसल क्या होता है कि जिस तरह के कंटेंट वो डाल लेते हैं, अगर हमें किसी स्कूल के प्रबंधन में कोई समस्या है, अगर हमको ये लगता है कि ये स्कूल जो है यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो गलत है, जिनसे गलत मैसेज जा रहा है, तो पहले हमें स्कूल प्रशासन से मिलकर उनको इत्तला देनी चाहिए कि भाई ऐसा है, आपके स्कूल में ये नहीं चल रही है कि हम सीधे अपना कैमरा लेके स्कूल में चले जाएं, तो वो सही नहीं है। अगर हमें लगता है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की टैक्सी वाले, गाड़ी वाले घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम सीधे वीडियो कैमरा लेके उनके मुंह पे लगा दें और बोल दें कि आप गलत काम कर रहे हो। उसके लिए हमें परिवहन विभाग की गाइडलाइन देखनी पड़ेगी, सरकार का एक्ट क्या कहता है, ये सब कुछ देखना होता है। इसलिए सोशल मीडिया में बहुत सारी बंदिशें भी हैं, और कोई भी खबर जो होती है उस खबर की अगर आपने जानकारी देनी है लोगों को, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। अब पूरे भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय जो यूट्यूबर है न्यूज़ कंटेंट वाले, अब चाहे वो ध्रुव राठी हों
या कोई और हो, तो वो सारे आंकड़े, सरकार के तथ्य इसके आधार पर ही खबर देते हैं। इसीलिए सरकार भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती और यूट्यूब भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारा मानना है कि बिरजू मयाल बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, बहुत लोकप्रिय भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू पर आप वीडियो नहीं बना सकते सीधे, जिनमें कुछ नियम की दरकार है। अब अगर जिन लोगों ने उनके साथ ये शिकायत की कि स्कूल प्रबंधन जो है उनकी ज़मीन में गाड़ी खड़ी कर रहा है, उनको नोटिस भी भेजा गया है, इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन नहीं मान रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कानूनी प्रक्रिया थी। अगर उनको नोटिस भेजा गया है, नोटिस किसके थ्रू भेजा गया, तो दरअसल ये मामला थोड़ा-सा टेक्निकल है, इस पर हम नहीं जा सकते। अगर हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर कि भई हमारी ज़मीन का ये मामला है, लेकिन जब उनका ज़मीन का मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वो कोर्ट से ही सुलझेगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा-सा करते समय बिरजू मयाल को भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर एक नियम है, एक सिस्टम है और उसके आधार पर ही आप वीडियोज़ डाल सकते हैं। चूँकि प्रेमचंद अग्रवाल का मुद्दा एक भावनात्मक था, इसमें लोगों में नाराज़गी थी, इसमें गाली दी गई थी, तो यहाँ पर उनका जो रवैया था वो सही था। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनको समझना होगा, उसके बाद ही आपको खबर डालनी होगी। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी बिरजू मयाल स्वस्थ हो जाएँगे और फिर उनके खूब मज़ेदार वीडियो हम लोग देख पाएँगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो उनको मार-पीट कर चले गए। और बिरजू मयाल चूँकि सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, तो अब ये बातें एक अलग मुद्दा है, यानी कानूनी मुद्दा है कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। लेकिन हम चाहते हैं बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ कर लें और उनके अच्छे मनोरंजक मज़ेदार वीडियो हम देख पाएँगे दोबारा से। फेसबुक पे उनके बहुत सारे समर्थक हैं और उनको बहुत सारे लोग मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा लगता था कि उत्तराखंड की समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। परसों हमने एक उत्तराखंड के कॉमेडी कलाकार पौड़ी गढ़वाल के संदीप चिलपट से बात की थी, उसका थोड़ा-सा क्लिप आपको डालेंगे। तो हमने संदीप चिलपट को यही कहा कि भई क्या वजह है पलायन की? तो उनका ये कहना था कि जो सड़कें बनाई गई मतलब बहुत देर के बाद पलायन रोकने के लिए उन सड़कों का इस्तेमाल पलायन बढ़ने के लिए हो गया। यानी कि सड़कें बनी तो लोग उन सड़कों के ज़रिए पहाड़ छोड़कर मैदान में आ गए, मैदान से और बाहर चले गए। यानी कि पहाड़ छोड़कर कोटद्वार इसके देहरादून आ गए, उसके बाद वो लगातार सिलसिला जारी है। उत्तराखंड की खूबसूरत आबो-हवा और यहाँ के धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से बाहर के बहुत सारे लोगों को सुविधाएँ दी जा रही है, उसको लेकर त्रिभुवन चौहान जो पत्रकार हैं, बद्रीनाथ से चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मुरारी बापू को भी जगह दे दी गई है। एक और साधु को भी मतलब किसी संत को 4 नाली ज़मीन उनके खाते में डाल दी गई है, यानी खतौनी में चढ़ गया है। बहुत सारे उन्होंने जानकारियाँ उपलब्ध कराई है कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में उत्तराखंड के लोगों को तो संभवतः कुछ कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिली हो, न मिली हो, लेकिन उसके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोगों को जगह दे दी गई है, जो देखा जाए तो एक व्यावसायिक उपयोग है। तो क्या हमारे धार्मिक स्थल बहुत पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ की जो शिला थी उसको लेकर बुराड़ी में जो एक मंदिर बन रहा था, तो बहुत सारे मामले हैं और निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि जिन विषयों को लेकर उत्तराखंड बना था, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। यानी कि हम जहाँ से चले थे आज भी वहीं हैं खड़े, ज़िंदगी के हादसे कुछ छोटे-बड़े। तो फिलहाल स्थिति वास्तव में नाज़ुक है और उत्तराखंड का जो पहाड़ का दर्द है वो उन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा जो लोग पहाड़ से अभी माइग्रेट होकर आए हैं। ख़ास तौर पर कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में स्थिति ऐसी है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। मालन पुल की प्रगति हम आपको बताएंगे। कोटद्वार पे आ गए हम सीधे। अब हम ये कह रहे थे कि बिरजू मयाल को भी या किसी भी यूट्यूबर को सोशल मीडिया में अगर आपका चैनल चल रहा है तो फिर आपको बहुत सारे जो इसके नियम है उनको फॉलो करना होता है। बहुत सारी जो आप जानकारी दे रहे हैं तो तकनीकी रूप से सही होनी चाहिए, ये हम कहना चाह रहे थे आपसे। और बिरजू मयाल को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब उनका एक लेवल बन गया है तो उनको थोड़ा तकनीकी आधार पर अपने वीडियोज़ को डालना चाहिए। लोगों ने बहुत पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में फिर हम उनको देख पाएंगे सोशल मीडिया में। कोटद्वार की बात करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। खस्ता हाल उनका संगठन है, लेकिन अब ऐसी खबर आई है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनको पावर मिलेगी उम्मीदवारों के चयन में और उनको कुछ खर्चा भी मिलेगा। ये खबर है, इसको लेकर हम एक खास रिपोर्ट आपको कोटद्वार जिला कार्यालय से देने जा रहे हैं। और कोटद्वार में मालन पुल पर क्या स्थिति है, कब तक बन जाएगा, इसकी भी आपको खबर दिखाएंगे। हाँ, एक खबर जरूर कोटद्वार की अच्छी है कि कोटद्वार भाबर में मालन पार किशनपुरी से थोड़ा सा आगे एक रपटा पड़ता है तेली स्रोत का। इस रपटे में पिछले साल लेने बरसात के समय इसमें बहुत पानी आ जाता है और आवागमन भी बाधित हो जाता है। पिछली बार इसमें कुछ गाड़ियां भी बह गई थी। तो ये खबर अच्छी है कोटद्वार भाबर के मालन पार के लोगों के लिए कि यहाँ पर अब एक 3.5 करोड़ की लागत से पुल बनेगा
पुलिया या पुल जो भी कहें आप इसे। और कम से कम बरसात के समय जो लोग मालन पुल में तो खैर जो स्थिति है ही है, लेकिन मालन पार किशनपुरी से थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे 100 मीटर आगे, तो मतलब सिगड्डी सिडकुल एरिया के बीच में एक रपटा पड़ता है, तेली सोत का रपटा कहते हैं उसे। वहाँ पर एक पुल बनेगा जिसका भूमि पूजन कोटद्वार के विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया, और अब उम्मीद करें कि अगली बरसात तक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। खबर अच्छी है, मालन पुल मई तक तैयार हो जाएगा, इसकी आपको हम रिपोर्ट दिखा देंगे। चलिए फिर जाते जाते आपको एक खास रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका संगठन ऐसा लगता है कि रसातल पे है, अब उसको पुनर्जीवित करने आज हम कोटद्वार के माली उद्यान में यहाँ पे लॉयंस क्लब डिग्नी का एक कार्यक्रम हो रहा है, डिग्निटी का। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार भाई संदीप चिलवट जी, इसके अलावा कोटद्वार की मशहूर रंगमंच की कलाकार जो गाती भी हैं और बहुत अच्छा अभिनय भी करती हैं, शिवांगी गिंडलियाल, और हमारे साथ मौजूद हैं गोड़ाई जी, ये भी बेहतरीन कलाकार हैं। तो चलिए फिर आज थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे, और सबसे पहले बातचीत करते हैं संदीप चिलवट जी से। संदीप भाई, आप कॉमेडी करते हैं, मतलब कॉमिक कलाकार मानते हैं। बहुत सारे लोग जो कॉमेडियन होते हैं उनको थोड़ा सा हल्के में भी लेते हैं, लेकिन मैंने जितनी भी आपके देखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं देखे। आपको क्या लगता है, एक जो हास्य कलाकार है वो अपनी बात को बड़ी आसानी से कह देता है, एक बात तो ये है आप, और दूसरी बात ये है कि आखिर आपने सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वीडियो आपके हैं, आपने जो अपना कैरेक्टर है, एक नेपाली जो कैरेक्टर आपने लिया है, इसकी कुछ खास वजह बताइए। आप देवभूमि यात्रा पर है आप, संदीप चिलवट जी। जी धन्यवाद हमारे जो देवभूमि यात्रा को चैनल से। और ज़्यादातर मैं गढ़वाल ही बोल रहा कलाकार में गढ़वाल छूँ, लेकिन जो मैं नेपाली किरदार कर दूँ वे थे, हाँ वे थे प्रस्तुत करना कि जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। तो वे थे मिल इले चूज का करेक्टर है कि वे मत हिंदी टोन आ जान, तो जब का हमरा जो इन बोलते ना कि आई डोंट लाइक गढ़वाली या आई डोंट नो गढ़वाली लैंग्वेज, तो वो खड़े चो वो ताकि वो समझ जाए कि हाँ जी जी जी। तो तब मैं नेपाली वो किरदार निभाऊँ ताकि वो हिंदी से भी मैं लोग होता है हंसा सके हिंदी। अच्छा, तो संदीप भाई आप कॉमेडी करते हैं, मतलब बहुत अच्छी कॉमेडी, मतलब मिलता आप खैर बहुत ज़्यादा देखो, झूठ नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा नहीं आके दुर्गापुरी के आसपास रामलीला होती, लेकिन आप कॉमेडी में बहुत सारे मैसेज भी रहते जी। तो आप वर्तमान स्थिति देखो, नेपाली तो छः चलो अच्छी बात, जो लोग मेहनत करेंगे जी जी। तो क्या लोग आप आज की तारीख में क्यों पहाड़ बड़े लोग कोटद्वार आना चाहिए, कोटद्वार बड़े लोग नोएडा और एक बात विदेश चल जाना चाहिए, फिर पहाड़ तुम्हारी कॉमेडी देखो लोग उनके कुछ दरअसल कुछ मैसेज सरकार खड़े थे ये मैसेज है कि सरकार जन सड़क के बनाए, तो सड़क तो इन बना चाहूँ उनकी गाड़ी जेल गांव तक, लेकिन वो लेने सोच के गांव बटे लोग ये सड़क बटे कि बाहर चल जाना, देहरादून दिल्ली या अन्य जगह चल जाना। सरकार थे जरूर रोजगार बान सोचना चाहो ताकि हमारा जो प्रवासी लोग छे वो वापस अपर पहाड़ों में आ जाओ। अच्छा, तो देखो संदीप भाई, बहुत सारे लोग अभी गांव में रहने से जी जी मजबूरी चीज, मतलब कुछ भी वजह हो सकती जी जी, और बहुत सारे लोग गांव बैठे के कोटद्वार ऋषिकेश देहरादून चल गए जी। तो जो लोग यहाँ रहना चाहिए, जो उन्हें 25-30 लाख का मकान बने और गांव में थोड़ा नहीं जाना चाहिए, कुछ उनको मैसेज दिया आप, क्योंकि कम से कम आप बात छोड़ रहे जी ना भाईजीन बात नहीं है, अब जो करोड़ों मकान वाले एक छिलवटा बात सुने को है ना, वापस तो जाने हाँ, लेकिन जरूर ऊँ था कि अपर पहाड़ अपर जो ठा भाव होने हमारा ठौर च हाँ, जो हमारे पितरों की जो भूमि च थे देखना के साल 6 महीना हम जरूर जान चाहूँ, जो हमारा मेला खोला होने न ऊँ था भी ऊँ था, फिर उन्हें बरकरार रखना मानो तो वापस जान चाहूँ चाहे वो बाहर रहे रोज। तो कोटद्वार बाबर के मालन पुल से हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, ये जो अप्रोच रोड है, यानी कि जहाँ से पुल स्टार्ट होता है, इसको पूरी तरह साफ़ कर दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि पुल का काम कर रही हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी काफ़ी दबाव है कि इस पुल को बरसात से पहले शुरू कर दिया जाए। हालांकि हमने पहले भी आपको बता दिया था कि इस पुल में वैसे बहुत काम नहीं है, अब 3 स्लैब्स को शायद शिफ्ट किया जाना है, बाकी लगभग 80% काम हो चुका है। आवागमन के लिए पुल को मई में शुरू कर दिया जा सकता है, क्योंकि ये खबर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। इसके शायद 12 या 13 पिलरों को नया बनाया गया है, और इन पिलर्स के ऊपर जो स्लैब थे, स्लिप जिसे बोल देते हैं हम कभी कभी, स्लैब जो है वो नहीं बदले गए हैं, क्योंकि स्लैब पहले से ही जो बने थे उनको हटाया गया, पुल के पिलरों को रिपेयर किया गया, और अब इसमें 2 पिलर है सेंटर में, उनका जो काम है वो चल रहा है। थोड़ा इधर से दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे एंगल से, और ये जो स्लैब है ये हटा के किनारे कर दिए गए हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर मैन पावर बढ़ाएगी कंपनी, वर्किंग आवर बढ़ाएगी, जैसा कह रहे थे कि नाइट को भी काम कर सकते हैं,
तो कोटद्वार भाबर का जो मालन पुल है ये ज़रूर काफ़ी लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ है, ख़ास तौर पे मालन पार जाने के लिए। तो इस पुल को लेकर हम यही कहेंगे कि ये पुल हो जाएगा शुरू, एटलीस्ट बरसात से पहले तो शुरू हो ही जाएगा। इसमें थोड़ा मलबा भी हटाना पड़ेगा इनको, लेकिन काम वैसे लगभग काफ़ी हो चुका है। तो पुल में ये स्लैब है, जो ये स्लैब थोड़ा भी हाइट पे है, यानी कि ये जो पिलर है यहाँ पर आना है, इस स्लैब को नीचे किया जाएगा, इस लेवल तक लाया जाएगा। तो इसमें काम वैसे बचा हुआ तो है, इसमें जो मलबा है ये लगा हुआ, सब इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे झील बन जाएगी। तो फिलहाल इसमें कह सकते हैं कि अब काम जो है आखिरी चरण में तो है, लेकिन कई बार लास्ट चरण में ही थोड़ा समय लगता है। तो लग रहा है लगभग बने हुए हैं। अब ये पिलर क्या सेट हो चुके हैं, अभी कुछ पिलर नए बन रहे हैं। क्या इसकी टेक्निक है, क्या इसका तो PWD बता पाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पुल मई तक आवागमन के लिए शुरू हो सकता है, जैसा यहाँ पे काम करने वाले जो सुपरवाइज़र है वो बता रहे थे। तो ये मान के चलिए आप, चलिए मई तक भी न सही तो बरसात से पहले पुल शुरू हो जाएगा। KB न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए फिर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में अब फेरबदल होने जा रहा है, यानी कि बहुत सारे राज्यों की बैठक दिल्ली में हो चुकी है और राहुल गांधी ने जिलाध्यक्ष जो भी हैं पूरे देश में जिलों के, उनको एक पावर देने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड का भी नंबर आने वाला है, यानी कि कुछ राज्यों के जिलाध्यक्षों की बैठक हो चुकी है राहुल गांधी के साथ। और आने वाले समय में उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल कोटद्वार के, वो भी संभवतः दिल्ली जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पुरानी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्षों को पावर दी जाएगी, यानी जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी सहमति से ही तमाम जो उम्मीदवार हैं वो तय होंगे। अगर हम कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल हैं और जिलाध्यक्ष के कार्यालय में बहुत सारे लोग मौजूद थे। मेयर की प्रत्याशी रंजना रावत हो, बलबीर सिंह रावत हो, और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, जहाँ पर कोटद्वार में मेरा बूथ मेरा वोट के तहत उन तमाम जानकारियों को साझा किया गया, जिनमें ये कहा गया कि इस निकाय चुनाव में बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए थे, जिस वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। अब इससे नुकसान हुआ या नहीं हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या इससे जीत हो जाती, इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन कुल मिला के कोटद्वार की मेयर प्रत्याशी रंजना रावत और जिलाध्यक्ष विनोद डबराल, बलबीर सिंह रावत सहित तमाम जिला कार्यकारिणी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और इस बैठक में ये जानकारी दी गई कि जिलाध्यक्षों को पावर मिलने वाली है, जिलाध्यक्षों को कुछ खर्चा भी मिलेगा। तो आने वाले समय में क्या संगठन मजबूत होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का, इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इसकी कवायद तेज हो गई है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि कोटद्वार में जिस तरह की गुटबाजी है जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस के बीच, तो इस दिशा में संभवतः आने वाले समय में जिलाध्यक्षों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और वर्तमान जो जिलाध्यक्ष है उनका कार्यकाल कब तक है इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल कोटद्वार के जिला कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिसमें इस बात की चर्चा की गई कि निकाय चुनाव के दौरान सैकड़ों लोगों के वोट नहीं थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। चूंकि ये समस्या वाकई चुनाव के दौरान थी, अब ये जिन लोगों के वोट नहीं थे वो क्या वाकई कांग्रेस के वोटर थे या बीजेपी के वोटर थे, इसको लेकर तो कह नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की शिकायत तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं कि उनके पार्षद प्रत्याशियों के जो मतदान करने वाले उनके पक्ष में थे उनके नाम काट दिए गए। तो चलिए फिर ये खबर है को उत्तराखंड की कोटद्वार से, जहां पर कांग्रेस के जिला कार्यालय में बैठक की गई। विनोद डबराल इस पार्टी के कोटद्वार जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस बैठक में भूमिका निभाई और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई कि कैसे नाम कट गए और कैसे अब जिलाध्यक्षों को मिलेगी पावर। खबर आजकल कोटद्वार से। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।